नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे आपको एक रहस्यमय घटना जिसको किसी ने पता नहीं लगा पाया ये घटना कैसे हुआ था और इसका मेन कारण क्या था। कल्पना कीजिए आसमान में एक ऐसा विशाल जहाज उड़ रहा है जिसकी लंबाई लगभग एक पूरे शहर की सड़क जितनी है। इसके अंदर शानदार कमरे हैं, यात्रियों के लिए भोजन है और यहाँ समुद्र पार करके कुछ ही दिनों में अमेरिका पहुंचा सकता है। लेकिन 6 मई 1937 को दुनिया ने देखा कि यहाँ विशालकाय एयरशिप कुछ ही सेकंड में आग के गोले में बदल गया। हिंडनबर्ग, आसमान का विशालकाय महल, सिर्फ 34 सेकंड में हिंडनबर्ग लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया। आखिर इतनी बड़ी मशीन में आग लगी कैसी? क्या इसका कारण हाइड्रोजन था? क्या कोई तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? आज हम शुरू से अंत तक जानेंगे हिंडनबर्ग डिजास्टर की पूरी कहानी। एयरशिप होता क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि हिंडनबर्ग वास्तव में ये था क्या। हिंडनबर्ग कोई सामान्य एयरप्लेन नहीं था। यहाँ एक रिजिड एयरशिप यानी जेपेलिन टाइप विशाल एयरशिप था। इसके अंदर बड़े बड़े गैस सेल्स होते थे। इन सेल्स में हल्की गैस भरी जाती थी जिससे पूरा एयरशिप हवा में तैरता था। इसके चारों ओर एक विशाल फ्रेमवर्क था और उसके अंदर पैसेंजर एरिया, क्रू फैसिलिटी और इंजन लगाए गए थे। यानी इसे आप एक ऐसे उड़ते हुए जहाज की तरह समझ सकते हैं कि जो हवा में तैरता हुआ यात्रियों को एक देश से दूसरे देश ले जा। हिंडनबर्ग कितना विशाल था? सन 1930 के दशक में हिंडनबर्ग अपने आकार से लोगों को हैरान कर देता था। लंबाई लगभग 245 मीटर थी। यहाँ इतना विशाल था कि जमीन पर खड़े लोगों को देखकर ऐसा लगता था जैसा आसमान में कोई पूरा भगवान। हिंडनबर्ग का आधिकारिक नाम था LZ-129 हिंडनबर्ग। इसे जर्मनी की कंपनी लुफ्टवाफ्फे जेपेलिन ने बनाया था। यहाँ 1936 में पहली बार कमर्शियल पैसेंजर सर्विस में आया और जल्दी ही लग्जरी एडवांस एविएशन टेक्नोलॉजी का प्रतीक बन गया। आसमान में चलता लग्जरी होटल। आज हम जिस लग्जरी फ्लाइट को जानते हैं की तुलना उस समय हिंडनबर्ग से की जा सकती है। इसके अंदर यात्रियों के लिए केबिन्स, डाइनिंग रूम और लॉन्ज जैसी सुविधाएं थी। यात्री आराम से बैठ सकते थे, खाना खा सकते थे और समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए दुनिया देख सकते थे। उस समय कमर्शियल एयर ट्रैवल अभी भी अपने शुरुआती दौर में था। इसीलिए हिंडनबर्ग जैसी यात्रा लोगों के लिए सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बल्कि एक शानदार अनुभव थी। इतनी बड़ी मशीन उड़ती कैसे थी? लेकिन सवाल यहाँ है, इतना विशाल एयरशिप हवा में रहता कैसे था? इसके अंदर कई बड़े गैस सेल्स थे। हिंडनबर्ग के उड़ने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया था। हाइड्रोजन हवा से हल्की होती है, इसीलिए इससे एयरशिप को लिफ्ट मिलती थी। लेकिन हाइड्रोजन की एक बड़ी समस्या थी, यहाँ अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और यही बात 1937 की उस भयावह रात को समझाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि केवल हाइड्रोजन का होना अपने आप आग लगने का प्रमाण नहीं है। आग के लिए इग्निशन सोर्स और अन्य परिस्थितियां भी आवश्यक थी। हिंडनबर्ग की लोकप्रियता 1936 में हिंडनबर्ग ने कई सफल यात्राएं की और जर्मनी तथा अमेरिका के बीच नियमित पैसेंजर सर्विस का हिस्सा बन गया। लोगों को लगने लगा कि एयरशिप भविष्य की यात्रा हो सकती है, लेकिन अगले साल इसकी यात्रा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित लेक हॉर्ट नेवल एयर स्टेशन पहुंचने वाला था और यहीं से शुरू होती है उस आखिरी यात्रा की कहानी। आखिरी यात्रा की शुरुआत 3 मई 1937 को हिंडनबर्ग अपनी एक और ट्रांस
ट्रांसअटलांटिक पैसेंजर फ्लाइट के लिए जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से रवाना हुआ। इस यात्रा में यात्रियों के साथ चालक दल के सदस्य भी मौजूद थे। लक्ष्य था अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित लेक हॉर्स नावल स्टेशन। यात्रा लगभग 6 घंटे की होनी थी। हिंडनबर्ग पहले भी अटलांटिक कर चुका था, इसलिए यात्रियों और क्रू को भरोसा था कि यह यात्रा भी सामान्य रूप से पूरी होगी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यहाँ हिंडनबर्ग की आखिरी उड़ान बनने वाली है। अटलांटिक के ऊपर विशाल एयरशिप। अटलांटिक ओशियन के ऊपर हिंडनबर्ग अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे। बाहर से यहाँ एक विशाल फ्लोटिंग मशीन दिखाई देता था, लेकिन अंदर यात्रियों के लिए वातावरण काफी आरामदायक था। लोग अपने कैबिन्स में आराम करते, भोजन करते और यात्रा का आनंद लेते थे। इस तरह की यात्रा उस समय बहुत खास थी, क्योंकि एयरक्राफ्ट की तुलना में एयरशिप में यात्रियों को अधिक जगह और आराम मिलता था। लेकिन जैसे जैसे हिंडनबर्ग अमेरिका के करीब पहुंच रहा था, मौसम की स्थिति चिंता का कारण बनने लगी। मौसम ने बदला पूरा प्लान। 6 मई की शाम तक हिंडनबर्ग न्यू जर्सी के पास पहुंच चुका था, लेकिन लेक हर्स्ट के आसपास थंडरस्टॉर्म्स मौजूद थे। लैंडिंग के लिए मौसम खराब था। कैप्टन मैक्स क्रूस को तुरंत लैंडिंग करने का बजाय परिस्थितियों को बेहतर होने का इंतजार करना पड़ा। हिंडनबर्ग कुछ समय तक क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगाता रहा। आखिरकार शाम को मौसम कुछ बेहतर दिखाई दिया और लैंडिंग की तैयारी शुरू हुई, लेकिन हवा और मौसम अभी भी पूरी तरह शांत नहीं थे। लेक हॉर्स में हजारों आंखें। लेक हॉर्स नेवल एयर स्टेशन पर ग्राउंड क्रू पहले से तैयार थी। लोग हिंडनबर्ग को देखने के लिए उत्सुक थे। 245 मीटर लंबा यहाँ विशाल एयरशिप धीरे धीरे लैंडिंग फील्ड की ओर बढ़ रहा था। यहाँ एक सामान्य लैंडिंग जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन ग्राउंड पर मौजूद लोगों को जल्द ही ऐसा दृश्य देखने वाला था जिसे वो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। लैंडिंग की तैयारी लगभग 7:21 शाम को हिंडनबर्ग लैंडिंग मैनोवर में था। ग्राउंड क्रू एयरशिप को मूरिंग मास्ट की तरफ गाइड करने के लिए तैयार थे। जमीन से कुछ दूरी पर था और लैंडिंग रोप भेज रही थी, लेकिन उसी समय एक महत्वपूर्ण बात हुई। हवा और मौसम की स्थिति के कारण एयरशिप की स्थिति और बैलेंस में बदलाव आया। कुछ ही क्षण बाद पीछे के हिस्से के पास लोगों ने कुछ असामान्य देखा। अचानक हिंडनबर्ग के पीछे के हिस्से में आग की लपेटें दिखाई दी। कुछ ही सेकंड में आग तेजी से आगे बढ़ने लगी। जो विशाल एयरशिप कुछ क्षण पहले तक आसमान में शांत खड़ा था, अब आग के एक विशाल गोले में बदल रहा था। और फिर शुरू हुए इतिहास के सबसे प्रसिद्ध 34 सेकंड। यहाँ आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही सेकंड में विशाल एयरशिप का पिछला हिस्सा लपेटों में घिर गया। सबसे डरावनी बात यहाँ थी कि हिंडनबर्ग जमीन के बहुत करीब था। अंदर बैठे यात्रियों और क्रू के पास बचने के लिए केवल कुछ सेकंड थे। हिंडनबर्ग आग में बदल गया। आग पीछे से आगे की ओर तेजी से बढ़ी। हिंडनबर्ग का विशाल ढांचा कुछ ही सेकंड में जलने लगा और फिर पूरा एयरशिप नीचे की ओर गिरने लगा। इतने विशाल हिंडनबर्ग को जमीन तक पहुंचने में लगभग 34 सेकंड लगे। यही वह क्षण था जिसमें हिंडनबर्ग को एविएशन हिस्ट्री की सबसे प्रसिद्ध दुर्घटनाओं में से एक बना दिया। रेडियो रिपोर्टर की आंखों देखी कहानी। इस दुर्घटना को इतिहास में इतना प्रसिद्ध बनाने वाली एक और वजह थी। एक रेडियो रिपोर्टर हर्बर्ट मॉरिसन वहां मौजूद थे। वहां हिंडनबर्ग की लैंडिंग को रिकॉर्ड करने आए थे। जब एयरशिप में आग लगी तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने उसे गिरते हुए देखे और तुरंत अपनी भावनात्मक कमेंट्री रिकॉर्ड की।
उनकी आवाज में मौजूद सदमा और अविश्वास बाद में पूरी दुनिया में सुना गया। यहाँ घटना पहली बार उन बड़े डिजास्टर थी जिसकी आई विटनेस रेडियो रिकॉर्डिंग ने लोगों को घटना के बेहद करीब ला दिया। अंदर मौजूद यात्रियों का क्या हुआ था? जब हिंडनबर्ग जमीन की ओर गिरा, यात्रियों और क्रू ने बचने की कोशिश की। कुछ लोग खिड़कियों और इमरजेंसी एग्जिट से बाहर कूदे। कुछ लोग एयरशिप के ग्राउंड तक पहुंचने के बाद बाहर निकल पाए। कई लोगों को गंभीर चोट आई, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य अक्सर भुला दिया जाता है, हर व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। कुल 97 लोग हिंडनबर्ग पर सवार थे। दुर्घटना में 35 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हुई, जबकि जमीन पर मौजूद एक ग्राउंड क्रू मेंबर्स की भी मृत्यु हुई। यानी कुल 36 लोगों की जान गई, जबकि कई लोग जीवित बच गए। हिंडनबर्ग का मलबा। कुछ ही क्षणों में हिंडनबर्ग, जो कुछ मिनट पहले तक आसमान में एक विशाल फ्लोटिंग पैलेस था, जमीन पर जले हुए मलबे में बदल चुका था। लोगों ने चारों तरफ भागकर घायलों की मदद की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब सामने था, आखिर हिंडनबर्ग में आग लगी कैसे? क्या हाइड्रोजन ने इसे आग का गोला बनाया, या हाइड्रोजन के अलावा कई दूसरी वजह थी? दुर्घटना के बाद शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन ने एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्टीरियस में से एक को जन्म दिया। क्या हाइड्रोजन ही जिम्मेदार था? हिंडनबर्ग को हवा में उठने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता था। हाइड्रोजन बेहद हल्की गैस और हवा के साथ एक निश्चित अनुपात में मिलने पर आसानी से आग पकड़ सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद होने से अपने आप आग नहीं लगती। इसके लिए हाइड्रोजन का लीक होने, हवा के साथ उसका मिश्रण बनाना और फिर कोई इग्निशन सोर्स मिलना आवश्यक था। जांचकर्ताओं के सामने अब यही सवाल था, अगर हाइड्रोजन लीक हुई थी तो उसे आग किसने लगाई? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी एक प्रमुख थ्योरी थी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दुर्घटना से पहले क्षेत्र में थंडरस्टॉर्म्स और नामी वाला मौसम था। हिंडनबर्ग भी इलेक्ट्रिक चार्ज के संपर्क में आ सकता था। एक संभावना यहाँ मानी गई कि एयरशिप के बाहरी हिस्सों में ग्राउंड के बीच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बना। जब लैंडिंग के दौरान ग्राउंडिंग हुई तो एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क ने लीक्ड हाइड्रोजन एयर मिक्सचर को इग्नाइट किया हो सकता है। हालांकि यहाँ घटना एक संभावित एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसे पूरी तरह निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। हिंडनबर्ग की बाहरी कोटिंग ने आग फैलाने में भूमिका निभाई। एक दूसरी साइंटिफिक थ्योरी हिंडनबर्ग की बाहरी कवरिंग से जुड़ी है। कुछ रिसर्चर्स ने सुझाव दिया है कि कोटिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उसका कंपोजिशन आग के फैलाव में भूमिका निभा सकता था, लेकिन इसे लेकर भी लंबे समय से डिबेट रही है। इसीलिए यहाँ कहना सही नहीं होगा कि हिंडनबर्ग केवल अपनी बाहरी कोटिंग के कारण आग का शिकार हुआ था। आज सबसे समाधान निष्कर्ष यही है कि दुर्घटना का एग्जैक्ट इग्निशन मैकेनिज्म पूरी निश्चितता से स्थापित नहीं हुआ है। क्या यह सैबोटेज था? दुर्घटना के तुरंत बाद सैबोटेज की थ्योरीज भी सामने आई। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि किसी ने जानबूझकर हिंडनबर्ग में विस्फोट किया होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस को ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला जिससे सैबोटेज को दुर्घटना का स्थापित करना कारण मान जा सके। इसीलिए आज सैबोटेज को मुख्य एक्सप्लेनेशन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। हिंडनबर्ग के बाद एयरशिप ईरा क्यों खत्म हुआ? इस हादसे ने केवल 36 लोगों की जान नहीं ली, इसने पैसेंजर एयरशिप इंडस्ट्री के भविष्य पर भी गहरा असर डाला। दुर्घटना के समय तक एयरप्लेन्स तेजी से बेहतर हो रहे थे, वो अधिक तेज थे और उनके संचालन की लागत भी धीरे धीरे कम हो रही थी।
हिंडनबर्ग जैसी विशाल एयरशिप में हाइड्रोजन के इस्तेमाल से जुड़ा जोखिम भी लोगों के विश्वास को प्रभावित करने लगा। दुर्घटना के बाद कमर्शियल पैसेंजर एयरशिप ट्रैवल का युग लगभग समाप्त हो गया और एविएशन का भविष्य धीरे-धीरे एयरप्लेन्स की तरफ चला गया। इतिहास से मिली सीख। आज हिंडनबर्ग गेस्टर हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी शानदार क्यों न हो, सेफ्टी को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक छोटी सी तकनीकी समस्या, खराब मौसम और ज्वलनशील गैस जैसे परिस्थितियों मिलकर एक ऐसी दुर्घटना पैदा कर सकती है जो पूरी इंडस्ट्री की दिशा बदल दे। 6 मई 1937 को हिंडनबर्ग सिर्फ 34 सेकंड में आसमान के लिए विशालकाय सपने से जलते हुए मलबे में बदल गया। आज भी यह दुर्घटना हमें उस दौर की याद दिलाती है जब इंसान ने सोचा था कि वहाँ आसमान में भी समुद्र की तरह विशाल जहाज चला सकते हैं। हिंडनबर्ग का एग्जैक्ट इग्निशन मैकेनिज्म आज भी पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन इसकी कहानी एक बात बिल्कुल स्पष्ट करती है, टेक्नोलॉजी की सफलता के साथ सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसी रियल हिस्टोरिकल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली डॉक्यूमेंट्री किस घटना पर होनी चाहिए।